अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी टीवी यूएसए टाइम विद सोबिया अली की एक और एपिसोड में हम आपको करते हैं खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी हम जब नहीं अपनाते तो हमारी सेहत जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करती है। और इस हवाले से जिस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है वो है ख़वातीन। और आज के दौर में ख़वातीन को जिन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो है हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन, और उसकी वजह से होने वाले बहुत सारे जल्दी मसाइल, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इस बात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 3 में से 1 खातून जो हैं वो हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का शिकार हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सीरियस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने कराची की डर्मेटोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर आसमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर आसमा को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने टाइट स्केड्यूल में से उन्होंने देसी टीवी यूएसए के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि मैं चाहूँगी कि आप हमें एज डर्मेटोलॉजिस्ट बताएं कि पीसीओज़ यकीनन आपकी फील्ड का ये थोड़ा सा, अब मैं अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो हमें स्किन से मुतालिक बताएगा कि हमें रंग कैसे गोरा करना है, हमें ये कैसे करना है, वो कैसे। और लेकिन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है कि अगर हमारी स्किन के ऊपर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे बाल गिर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि मे बी हमारे अंदर बॉडी के कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो हमें ये कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। तो पीसीओज़ के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारे इस वक्त ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीसीओज़ जो है इस वक्त कॉमन है ख़वातीन के अंदर, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल का जल्दी भी और सेहत के भी बहुत सारे जिस्मानी तौर पे भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस पे प्लीज़ आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, टू स्टार्ट विद मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओज़ होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारी ओवरीज रेजिस्टेंट हो जाती हैं। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उससे हमारी ओवरीज में ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, ठीक है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे क्या होता है कि एक्ने होने लग जाती है और आपकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाती है बॉडी पे, फेस पे, जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, थोड़े डार्कर पैचेस आने लगते हैं हमारी स्किन पे, नेक के अराउंड, इस किस्म के फोल्ड्स में, जिसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है जिल्द के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। तो हमारे पास अगर इस कंप्लेंट से आते हैं ख़वातीन, या उनके बाल गिर रहे हों, या उनको एक्नी हो, या उनको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हो रहा हो, या उनको हिर्सुटिज्म हो, तो इसमें हम पीसीओएस को रूल आउट ज़रूर करते हैं। उसके लिए हम हार्मोन टेस्ट कराते हैं, इसके साथ साथ हम एक पेल्विक स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कहीं अंडरलाइंग इशू ये तो नहीं है। सही। तो इसके आपने बड़े डिटेल में बता दिया कि बेसिकली पीसीओएस है क्या। तो जब ये सारे फॉर एग्जांपल, अब अगर इलाज हमारे पास यही है, रास्ता यही है कि हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है, वो इसको फाइंड आउट करेगा और उसके बाद नहीं, ये लोग समझते हैं कि ये हमारा डोमेन है, लेकिन नहीं है। हमारा भी है, जहाँ जिल्द के मसाइल हैं वो हमने ट्रीट करने हैं। बालों की ग्रोथ हो, ये हमारा काम है। आपकी नेक, जैसे आपने कहा कि डार्कर एरिया हो रहा है, आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो रहा है, वो हमारा काम है। मगर बेसिक जो आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको करेक्ट करने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये हम लाइजॉन में करते हैं ट्रीट। ये बिल्कुल प्राइमरीली हमारा कंसर्न नहीं होता, ठीक है, दोनों मिल के काम करेंगे। सही। तो अब लाइफस्टाइल, मतलब आपको लगता है कि बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज इस सिंड्रोम की हमने जो बात की, इसका कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे तर्ज ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ होता है? तर्ज ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। हम पेशेंट को ये कहते हैं अगर आप वेट लूज़ करें
आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप अगर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, तो आप किसी हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी अगर मैनेज नहीं हो रहा तो फिर आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या तो आपको मेडिकेशन पे डालेंगे या आपको हेल्प करेंगे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, तो उससे आपकी हेल्प होगी। मगर इट्स ट्रीटेबल, इट्स मैनेजेबल, इट्स मैनेजेबल। पीसीओएस के साथ ही अगर हम ये बात करें कि फाइब्रॉइड्स भी हो जाना आपके यूट्रस में, क्या ये सब भी इसी के अंदर आएगा? उसका पीसीओएस से कोई ताल्लुक नहीं है फाइब्रॉइड्स का। जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स, आपकी ओवरीज नहीं रिलीज़ कर पाती, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम वेट लूज़ करें। जब हम वेट लूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और ओवरीज पे भी उसका इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से पीसीओएस इम्प्रूव होता है और आपके स्किन की जितनी भी आप कंडीशंस बता रहे हैं वो सारी भी साथ इम्प्रूव होती हैं। सही। तो हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से जिन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जो पीसीओएस के साथ रिलेटेड है, पीसीओएस के साथ भी है, इसमें दोनों में बता दें, जिनको पीसीओएस के साथ हाइपर पिगमेंटेशन या एक्नी या मेलेस्मा का इशू हो रहा है, और अगर उनको पीसीओएस का इशू नहीं है बट उसके बाद अगर आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ लोगों की स्किन बड़ी उससे पहले क्लियर होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद एक दो बच्चों की विलादत के बाद भी उनको हो जाता है, कुछ लोगों के हट जाता है, कुछ लोगों के लकीली हट जाता है बट कुछ के नहीं हट पाता। मेलाज़मा वैसी ख़वातीन में ज़्यादा देखा जाता है। वजह उसकी ये है कि उसमें हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारे एशियन और डार्कर स्किन टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा है ये। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ हार्मोन्स नहीं इन्वॉल्व, इसमें आपका सन एक्सपोजर भी है, इसमें आप कई दफ़ा आपके आयरन डिफिशिएंसी की वजह भी हो सकती है, इसमें आपका स्ट्रेस भी है, तो मल्टीपल इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मेलाज़मा चूँकि एक स्किन के थोड़े से डीपर लेवल पे होता है कभी कभी, तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी। हम इसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट का नाइटमेयर है। ठीक है, उसको उस पेशेंट का भी होता है जिसके आई नो बिल्कुल, पेशेंट्स बड़े परेशान होके आते हैं हमारे पास, तो हमें पेशेंट को हमेशा, जब हम ऐसे पेशेंट को काउंसल करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि इसको कम्प्लीटली ट्रीट करना या गायब करना शायद हमारे बस की भी बात नहीं है, तो इसको हम मैनेज करेंगे। फिर वो कहते हैं कि कब तक मैनेज करेंगे? हम कहेंगे जब तक आपकी ये लगे रहना होगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यस। तो डॉक्टर, क्या ये कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ता? आफ्टर अ सर्टेन एज हो सकता है इस आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाए, मगर वैसे हमने देखा है कि ये आता जाता रहता है। वो पेशेंट्स को हम समझा के भेजते हैं कि जहाँ आपका सन एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है या आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह, या फॉर दैट मैटर कोई और आपने हार्मोन्स अगर आपने ओरली लिए हैं तो उससे भी बढ़ता है, तो वो आपको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है। तो इसको हम काउंटर करने के लिए कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई टॉपिकल चीज़ या कभी कभार हमें ओरल मेडिकेशन भी खिलानी पड़ती है। और जो सन प्रिवेंशन है, सन एक्सपोजर की, वो इसका बेसिक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके। और अगर हम इस हवाले से बात करें, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, एक्सेस नहीं उनकी हो पाती है, और हमारे मुल्क का एक आई थिंक कुछ तबका होगा जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, कुछ नहीं जा पाता। तो ऐसी ख़वातीन के लिए, वर्किंग वुमेन्स, हाउस वाइफ्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अपना तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो इस डगर के ऊपर, इस वे ऑफ ट्रैक के ऊपर चलाना चाहिए कि वो अपनी स्किन को भी, जो मसाइल चल रहे हैं उनको भी साथ साथ लेके चलें, और जो ये डेली टास्क हैं उनको भी फुलफिल करती रहें? अच्छा, बेसिक मतलब कैसा फेस वॉश करना है या सुबह उठ के रात तक उनको? बेसिक आइडिया यही है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही के पास जाना चाहिए। ठीक है, लोग सैलून्स में चले जाते हैं या आम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, उसमें वो आपको स्टेरॉइड्स देंगे या कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें देंगे जिसके आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश करें कि आपने एरिया में कोई रिलायबल डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उनसे एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लें। ठीक है, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आपने क्या फेस वॉश यूज़ करना है या आपने क्या टॉपिकल ट्रीटमेंट। आप कोई जनरल आइडिया दे सकती हैं कि जनरल आइडिया ये कि अगर आप और कुछ नहीं चीज़ें मौजूद हों
खरीदते वक्त ये चीज़ें नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मैं अगर कुछ भी दूंगी, मुझे स्किन टाइप का नहीं पता कि कौन वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जब तक मैंने किसी अपने पेशेंट की स्किन को प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया होता और मुझे उनकी स्किन टाइप नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अक्सर उनमें पीलिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन को इरिटेट करते हैं। द ओनली थिंग दैट सच वुमेन कैन डू इज़ टू वेयर अ सन ब्लॉक। ठीक है, उसको सन ब्लॉक को आप अपनी रूटीन में हमेशा शामिल रखें। बाकी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप PRPs करवा लें और या केमिकल पीलिंग या इस तरह की चीज़ें, इनको आप बिल्कुल करा लें, बिल्कुल कराएं, इसका बेनिफिट है। मगर पील्स में आपको भी पता होगा कि पील्स में भी बहुत कैटेगरीज हैं। कुछ बहुत हार्श पील्स हैं, कुछ माइल्ड हैं। जो हार्श हैं उनका इफ़ेक्ट, उनका रिज़ल्ट भी थोड़ा जल्दी आता है। तो ये हमें स्किन को असेस करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी पील चाहिए, आपकी स्किन की के हिसाब से, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, और आपको कितना उसको फ्रीक्वेंटली करवाना है, और उसके साथ आपने स्किन के ऊपर लगाना क्या है, ये हम आपको तब बता सकेंगे जब आप हमारे पास आते हैं और हम आपकी स्किन एग्जामिन करते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। और मतलब आप एक रफ आइडिया नहीं दे सकते हो कि आप इस फेस वॉश में ये चीज़ें मौजूद हों तो आप उसको जाकर खरीदें एंड ऑल दैट? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर किसी को रिएक्शन हो जाएगा। Exactly, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि वो क्या होती है? हाइपर पिगमेंटेशन तो एक बहुत वाइड टर्म है। अच्छा, ठीक है, इसमें डिफरेंट कंडीशंस की वजह से आपकी स्किन की जो आपकी नॉर्मल टोन है उससे अगर आपकी डार्कर हो गई है टोन, तो उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। सही। ठीक है, जो हम बहुत कॉमनली डील करते हैं उसको हम या तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन कहते हैं, जो आपके स्किन पे अगर कोई दाना वाना निकल आया, ठीक है, या आपके स्किन के ऊपर कोई आपका सन एक्सपोजर हो गया, या ख़वातीन ने वैक्स करा ली, या कोई गलत केमिकल यूज़ कर लिया उसके बाद आ गई, या फिर मेलाज़मा है। मेलाज़मा, तो ठीक है। मेलाज़मा और पिगमेंटेशन दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं? देयर इज बिग डिफरेंस? There is not a difference. Melasma is a particular type of hyperpigmentation. अच्छा, ठीक है, ये यूजुअली एक्सपोज पार्ट्स पे आता है, वैसे भी आ सकता है मगर आता है एक्सपोज पार्ट्स पे है, और एडल्टहुड में आता है मोस्टली। ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, अब तो मर्दों में भी देखा जाता है। ठीक है, मगर इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन। सही। तो और ओपन पोर्स की अगर हम बात करें, इसको आप किस तरह देखेंगे? इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इनको किस तरह देखा जाए? ओपन पोर्स का भी एक बहुत ज़्यादा इशू होता है। ओपन पोर्स कहते हैं, बट ये हम सबके ओपन है। अच्छा, ओके। अगर आपके पोर्स बंद होंगे तो आप ना स्वेट कर सकते हैं, और आपकी स्किन Okay. में ऑयल जो सिक्रीट होता है वो भी बाहर नहीं आ सकता। तो हम इसको हम सबके आता है एक्सपोज पार्ट्स पे है, और एडल्टहुड में आता है मोस्टली। ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, अब तो मर्दों में भी देखा जाता है। ठीक है, मगर इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन। सही। तो और ओपन पोर्स की अगर हम बात करें, इसको आप किस तरह देखेंगे? इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इनको किस तरह देखा जाए? अच्छा, Open pores का भी एक बहुत अगेन ज़्यादा लोग इसको ओपन पोर्स कहते हैं। पोर्स हम सबके ओपन हैं। अच्छा, ठीक है, okay. अगर आपके पोर्स बंद होंगे तो आप ना स्वेट कर सकते हैं, और आपकी स्किन पे ऑयल जो सिक्रीट होता है वो भी बाहर नहीं आ सकता। तो हम पोर्स इसको- हम सबके ओपन हैं। हाँ, जो मैं इसको टर्म कहूँगी वो दैट इज़ वाइड पोर्स। ओके, वाइड। ठीक है, कुछ लोगों के वो ऑब्वियस होते हैं, और वो किन लोगों को होता है? जिनके आपके सिबेशियस ग्लैंड्स, जिन लोगों के एक्टिव ओवर एक्टिव होते हैं, उन लोगों के पोर्स भी थोड़े से वाइड होते हैं। जैसे समर्स में चूँकि आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, और आपकी सिबेशियस जो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आता है उसको हम सीबम कहते हैं, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, या PCOS वगैरह की वजह से जिनको एक्सेसिव सीबम का इशू है, उन लोगों के पोर्स थोड़े से वाइड होते हैं। तो क्या करना चाहिए इस हवाले से? करना क्या चाहिए? अगेन करना हमें ये होता है कि हम या रेटिनॉल्स टॉपिकल, या हम ऐसे विटामिन C या इस किस्म के और पीलिंग एजेंट्स देते हैं कि जो आपकी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और आपका सेल टर्नओवर थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, आपकी स्किन को जेंटली पील करते हैं। इससे आपके वाइड पोर्स थोड़े से कम नुमायाँ हो जाते हैं। इसके अलावा हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं,
जैसे आप क्लिनिक में आप केमिकल पील करवा लें या आप PRP करवा लें या आप माइक्रो नीडलिंग करवा लें या माइक्रोडर्मेब्रेशन करवा लें। PRP को कितनी बार करवाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कितना लेना चाहिए, इसके कितने सेशंस होते हैं? डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए, आपकी कंप्लेंट क्या है, आपका इशू क्या है, आप PRP करवा क्यों रहे हैं, ठीक है, आप कौन से बॉडी के एरिया के लिए करवा रहे हैं। अगर आप हेयर फॉल के लिए करा रहे हैं तो उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप मंथली कराएं, वो भी एटलीस्ट 6 सिटिंग्स, ठीक है। बाकी अगर आप स्कारिंग के लिए करवा रहे हैं अपनी स्किन के लिए तो हम एटलीस्ट आपको 1-1 महीने के गैप से 3 तो एटलीस्ट करवानी है। उसके बाद हम आपकी स्किन असेस करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मज़ीद कितने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मेलाज़मा या फाइन लाइंस या रिजुविनेशन के लिए उसमें भी एटलीस्ट 3 तो आप करवाएं ही करवाएं। उसके बाद हम आपकी स्किन की कंडीशन के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपको मज़ीद चाहिए, नहीं चाहिए या कितने सेशंस चाहिए। और जिन लोगों का, जैसे अभी आपने भी बात की कि PCOS का एक बेसिक साइन ये होता है कि आपके फेस के ऊपर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जैसे मार्केट के अंदर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बड़ा एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ देखा गया है कि ऐड आई और बताया गया कि ये फ्रैकल्स के लिए, इसके लिए, तो उसके बाद भी मेरे ख्याल में आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है स्टेरॉइड्स के साथ। या तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर फेस वैक्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? लेज़र हेयर रिडक्शन आजकल बहुत इन है, जो अगर आपको हर्सुटिज्म की शिकायत है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अब क्रीम्स ऐसी आ गई हैं कि जिनको अगर आप फिज़िकली हेयर रिमूव करने के बाद वैक्सिंग या एपिलेशन के बाद आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपकी हेयर थोड़ी सी हेयर ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है, ठीक। और अगर आप कोई ऐसे केमिकल लगा रहे हैं गलत किस्म का, स्टेरॉइड्स अगर आपने लगा लिए हैं तो वो फिर आपको उसको रोकना पड़ता है पहले, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर इट्स ट्रीटेबल। इट्स ट्रीटेबल। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू अगर आप हमारे नाज़रीन को स्किन से रिलेटेड आपकी जैसी फ्लॉलेस स्किन है तो इस तरह कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये दूंगी, स्किन केयर के लिए आप बहुत बेसिक से शुरू करें, आप सन ब्लॉक से शुरू करें, ठीक है। उसके साथ आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अपनाएं, थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपनी नींद का साइकिल वो थोड़ा सा अच्छा रखें, हेल्दी खाएं, प्रोटीन्स और ग्रीन्स ज़्यादा शामिल करें। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है जैसे विटामिन C या रेटिनॉल है, नाइसिनामाइड है, आजकल तो मार्केट में बहुत कुछ आ गया है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना शुरू करें। आप एक दफ़ा अपनी जल्द जाके दिखा लें ताकि आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड करे कि आपको आपकी स्किन के हिसाब से आप क्या चीज़ और किस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी डॉक्टर आसमा जी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। डॉक्टर आसमा आज हमारे साथ थी और डॉक्टर आसमा ने हमें स्किन से रिलेटेड बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने हमें बात कही है वो ये कही है कि आपको अपनी स्किन का खुद से इलाज नहीं करना, खुद से अपना डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है और आकर उनसे पूछकर अपनी स्किन को आप देखें और अपनी स्किन को ट्रीट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका अगर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है तो आप यकीनन बहुत सारी बीमारियों से खुद को महफूज रख सकते हैं। इस पॉजिटिव मैसेज के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।